So, welcome to lecture number 25. What is the agenda for today's class? So, we will understand the meaning of expected values in case of a joint distribution. Expected values क्या होती हैं? ठीक है. Covariance का मतलब क्या होता है? And correlation का मतलब क्या होता है? ठीक है. Everything, all of this is related to joint distribution. Guys, just 1 minute. हाँ जी, all right. Hi Narmada, good evening. Good evening. So basically, what do we want to understand? What is the meaning of finding expected value when you know that two random variables are jointly distributed? तो अभी जो है हम every single thing that we are going to talk about is related to joint distribution. ठीक है. चलो, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन है जो दो रैंडम वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा. ठीक है. चलो, so what is our proposition? So let's say let x and y. So I have two random variables x and y. Let x and y be jointly distributed. Jointly distributed random variables with PMF value, PMF or PDF value, P of x, y. PMF वैल्यू कब हम लोग यूज करते हैं? जब मेरे दोनों रैंडम वेरिएबल्स डिस्क्रीट हो. ठीक है. और PDF वैल्यू f of x, y. So either it's a PMF or it's a PDF depending on if your random variables are discrete or if they are continuous. ठीक है. According to whether the variables are discrete or continuous. ठीक है. तो मेरे को दो रैंडम वेरिएबल्स दिए हुए हैं एंड दे आर जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड. उनका या तो पीएमएफ वैल्यू होगा या तो उनका पीडीएफ वैल्यू होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट. ठीक है. अच्छा जी. देन the expected value of a function h of x, y. सो मान लो कोई एक फंक्शन है जो x और y दोनों रैंडम वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. कोई एक फंक्शन है जो x और y दोनों पे डिपेंड करता है. मतलब x प्लस वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, x टाइम्स y हो सकता है. सो फंक्शन अलग अलग तरीके के फॉर्म्स ले सकते हैं. राइट.
तो अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, वो कैसे करते हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन h of x comma y, or you can denote it with mu value. Mu is the term which is used for expected value of this function h of x comma y. This expected value is given by what? This is given by this particular formula. And what is that formula? This is the formula. Formula क्या है? Expected value अगर आपको निकालनी है h of x comma y की, तो वो क्या होगी? अब दो केसेस हो सकते हैं मेरे पास, या तो मेरे रैंडम वेरिएबल्स डिस्क्रीट हो या तो मेरे रैंडम वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूअस हो, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से हम ऑपरेट करेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि मेरे दोनों रैंडम वेरिएबल्स डिस्क्रीट होंगे, तो क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते थे कोई एक रैंडम वेरिएबल की, तो क्या होती थी? रैंडम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालते थे तो क्या करते थे? एक्स टाइम्स पी ऑफ एक्स और समेशन कर देते थे, राइट? या एक्स का कोई फंक्शन है उसकी जब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती थी तो क्या कर देते थे? एच ऑफ एक्स टाइम्स पी ऑफ एक्स और समेशन ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यही करते थे। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। क्या करना है हमें? एच ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइम्स पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो वो प्रोबेबिलिटी और वो फंक्शन वैल्यू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन वहां पे मेरे पास सिर्फ एक्स वैल्यू होती थी, राइट? यहाँ पे मेरे पास दो दो वैल्यूज है जो चेंज हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? रादर देन यूजिंग वन समेशन, व्हाट विल वी यूज? वी विल यूज डबल। डबल समेशन हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। सो पहले सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बदल जाएंगी, फिर सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई बदल जाएंगी, ठीक है। इफ एक्स एंड वाई आर डिस्क्रीट, अगर एक्स और वाई डिस्क्रीट है तो इस तरीके से करेंगे। क्या करेंगे कि अलग अलग एक्स कॉमा वाई के पेयर्स जो हैं उसमें फंक्शन क्या क्या वैल्यू ले रहा है, इनकी अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और समेशन कर दो ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंक्शन एच ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये तो केस क्या हो गया जब दोनों रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं हमारे? डिस्क्रीट, ठीक है। अब हो सकता है वो कॉन्टिन्यूअस हो, तो कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या होगा? एच ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइम्स, अब कॉन्टिन्यूअस अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं तो हम लोग पीएमएफ की जगह क्या यूज करते हैं? पीडीएफ। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, राइट? और मुझे चीजें इंटीग्रेट ही करनी है, तो व्हाट विल आई स्टार्ट डूइंग? आई विल स्टार्ट डूइंग इंटीग्रेशन first with respect to, let's say, y values, then with respect to x values, right? Minus infinity to plus infinity, minus infinity to plus infinity, and जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप क्या लिखते हो? वीडियो शुरू हुआ कितने तक? मैं 6:15 पे। Okay, somebody was not on mute. Okay, fine, all right. तो d of x comma d of y, ये जो दो चीजें ये आपको क्या बताती हैं कि पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, फिर जो भी आएगा उसको सॉल्व करके उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इफ x एंड y आर कॉन्टिन्यूअस, अगर x और y कॉन्टिन्यूअस है तो देन वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। इफ x एंड y आर कॉन्टिन्यूअस, this feature you don't have when we write in notebooks ना, we cannot create spaces anywhere. Okay, ये definition समझ आ गई कि अगर दो discrete random variables हैं तो PDF times whatever is the function value and summation over all possible values of x and y. And अगर ये continuous है दोनों तो PDF times whatever is the function value and then you have to do the integration of all possible values of x and then all possible values of y. तो दो बार इंटीग्रेशन निकालना है। दो बार इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा हुआ है। पहले जो वेरिएबल है सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रेशन करो, y को कांस्टेंट मान के करो, और फिर जब पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाता है उसके बाद जो चीज बचती है उसको विद रिस्पेक्ट टू दूसरा वेरिएबल इंटीग्रेट करना है, ठीक है।
ये डेफिनेशन क्लियर हो गई? इसमें कोई Yes. ठीक है, ऑल गुड। चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं फिर, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ओके, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? All right, so let's just take up this example once. Do you guys remember this question? इसके दो parts किए थे हमने when we were talking about independence. Yes? Yes, This ma'am. we did and this we did, right? अब मान लो तीसरा क्वेश्चन जो है, इन्होंने क्या पूछ लिया? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -2x, y, x टाइम्स y, ठीक है। तो मेरे को इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -2xy, राइट। दिस इज व्हाट आई हैव टू फिगर आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा h ऑफ x, y फंक्शन जो है वो क्या है? -2 टाइम्स x टाइम्स y, राइट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? Discrete. इट्स अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज द, अगर मुझे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? समेशन ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ऑल द वैल्यूज ऑफ y, h of x, y टाइम्स p of x, y। दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई? तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये देखना है कि भाई क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ y आ सकती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? मुझे ये अलग अलग प्रोबेबिलिटीज पता है कि जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 होती है तो ये होता है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 होती है तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे एक्चुअली करना क्या है? अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को उनकी अलग अलग वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करना है, यही करना है मुझे, राइट। तो अब आप ये बताओ कि जब, तो मुझे एक्चुअली क्या करना है? मुझे ये वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -2xy, ठीक है ना। अच्छा जी, तो पहले ये बताओ कि यहां से शुरू करते हैं। जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 होगी तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1. 0.1। और मेरे ये वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी है जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 होगी? तो -2. माइनस। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है? अगली वैल्यूज के साथ भी यही काम करना है। तो x की वैल्यू जब 1 और y की वैल्यू 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15, 0.15. है ना। और ये फंक्शन वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, क्या होगा? -4, राइट, ठीक है। अच्छा जी, प्लस जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 होगी तो क्या है प्रोबेबिलिटी? 0.25। और फंक्शन वैल्यू कितनी है जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है? -6. -6, वेरी नाइस, ठीक है। फिर सेम चीज करनी है हमें, तो इसको क्विकली करेंगे। ये 0.2, इधर 0 और इधर 0.05। और ये फंक्शन वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा? -4 अगेन, Yes, ma'am. -4 एंड देन 2 to -8 एंड देन 2 and 3 -12, राइट। Yes, ma'am. और फिर आखिरी टर्म क्या हो जाएगी? आखिरी टर्म में ये प्रोबेबिलिटीज जो हैं क्या क्या हो गई? 0.1, 0.15 एंड देन 0, राइट। और यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? 3 और 1। 3 1 में क्या हो जाता है? -6, -6.
एंड 3 2 में कितना हो जाएगा -12, और 3 3 में कितना हो जाएगा -18, राइट। तो ये चीज समझ आ गई कैसे किया है। तो आपको क्या करना है, अपनी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये फंक्शन जो वैल्यू ले रहा है वो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, ये चीज समझ आई। यस मैम। और एक चीज आपने और देखी होगी, हमने बार बार देखो ना ये -2xy -2xy, तो ये मैं -2 पहले ही कॉमन ले सकती थी ना पूरी एक्सप्रेशन में से, बार बार मल्टीप्लाई करने की जगह, है ना। यस मैम। तो ये जो मेरी वैल्यू है ये एक्चुअली क्या होती, एक्सपेक्टेशन जो है, लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2xy इज एक्चुअली -2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, y, x टाइम्स y, राइट। तो आप ये डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुई। हाँ मैम, ये समझ नहीं आया, ये कैसे आया? ये आप ये देखो ना, जैसे अगर यस। आप फंक्शन है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -2xy, राइट। यस मैम। ये कैसे निकलती, समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ x y, इधर क्या लिखते -2x, y डॉट p ऑफ x, y, राइट। यस। इसका क्या मतलब है कि जितना भी आप कैलकुलेशन करोगे बार बार -2 तो रहेगा ही हर एक्सप्रेशन में से, यस मैम। तो मैं -2 बाहर ले सकती हूँ। यस मैम। तो मैंने अगर ये -2 बाहर ले लिया तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये। यस मैम। और ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसकी, x, y, x टाइम्स y, यस मैम। राइट। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये एक्चुअली क्या थी, यही थी, यस। ठीक है। यस। अब आपका काम क्या है, आपको ये मल्टीप्लाई करके और फाइनली क्या करना है, ऐड करना है। कर लेंगे इसको, यस। ठीक है सब। इसको करने की तो जरूरत नहीं है ना, कर लोगे इसको, यस मैम। ठीक है। सबको ही, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। 0 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और अच्छा बस 2 ही 0 हैं, हाँ 2 ही 0 हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -0.2, ये कितना हो जाएगा -0.6, ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, हाँ -1.5, फिर -0.8, फिर 12,560 मतलब -0.6, फिर से -0.6, 12 टाइम्स 15 कितना होता है 150, एंड देन 30, 0 पॉइंट मतलब 1.8, राइट। हाँ जी 1.8, राइट। और इस सबको यस। आप ऐड कर लो, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। सो वट एवर यू गेट दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -2xy। फाइन, कर लेंगे इसको, यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ये तो हमारा हो गया डिस्क्रीट केस। अब मान लो कॉन्टिन्यूअस केस आ गया तो क्या करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस का भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी। जैसे मान लो सपोज आपको किसी ने बोल दिया कि एक फंक्शन, आपको एक जॉइंट पीडीएफ दिया हुआ है f ऑफ x, y दैट इज 2/5 2x + 3y, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है पीडीएफ, ये एक्चुअली नीचे क्या है 5, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में होती है, एंड y की वैल्यू भी 0 से लेके 1 के बीच में होती है। दिस इज द सिचुएशन, ठीक है।
and let's say they want you to find the expected value of xy, then what are you going to do? That is the question. ये करना है आपको, ठीक है? तो ये कैसे करेंगे? मुझे क्या पता है? आई नो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर ये कॉन्टिन्यूअस हो तो क्या करना होता है? एच ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है? इधर डी एक्स डी वाई, और फिर इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब ये होता है वॉट एवर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वॉट एवर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई आर देयर, ठीक है? जो भी आपकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई हैं वो आपको यूज करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे पता है मेरी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती हैं, ठीक है ना? चलो क्या करेंगे फिर अब? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? आई कैन स्टार्ट पुटिंग माई वैल्यूज, ठीक है? चलो, एच ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है? एक्स टाइम्स वाई। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है? 2/5 2x प्लस 3y, राइट? और मुझे क्या करना है? इसको डबल इंटीग्रेट करना है dx dy, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? x की वैल्यूज कहां से कहां तक है? 0 to 1। 0 to 1, और y की वैल्यू कहां से कहां तक है? वो भी 0 to 1, ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे dx अगर लिखा हुआ है तो पहले आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में इस पूरी चीज को इंटीग्रेट करोगे तो y को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है ना? चलो, वेरी नाइस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या होगी? ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 2x² y प्लस 3x² और इधर dx और इधर dy, और इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है? फाइन। अच्छा, अब क्या करें? मुझे क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x² y का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? 2y तो कांस्टेंट है मेरे पास, और आगे जो 2/5 है वो भी कांस्टेंट है। तो ये क्या है? 2/5 टाइम्स 2y, ये सब तो कांस्टेंट रह गया। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x। इंटीग्रेशन x cube upon 3। x/3 प्लस, अब बाहर जो कांस्टेंट है वो क्या है? 2/5 एंड y²। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। x²/2, ठीक है? ये हो गया। और मेरी x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? फ्रॉम 0 to 1, राइट? मैम हाँ जी, वहाँ पे 3xy² है तो 3 भी कांस्टेंट होगा ना? 3 3xy²। yes 3 also we should write, yes, times 3। हाँ जी, करेक्ट है, ठीक है? तो इसको 0 से लेके 1 तक वैल्यूज पुट करनी है, फिर जो भी आएगा उसका क्या करना है? dy के रिस्पेक्ट में 0 to 1 फिर से इंटीग्रेशन करना है, राइट? ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे? इधर क्या हो गया? ये इस पूरे एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छे से करके लिख देते हैं। दिस इज 4/50 y x³ प्लस 3/5 y² x², राइट? और इसकी वैल्यू 0 से लेके 1, ये पुट करो, dy करो, और फिर से 0 to 1 इंटीग्रेट करो, राइट? तो ये वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा? जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू 1 रख दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4/15 y प्लस 3/5 y²। x की जगह पे 1 रखेंगे, माइनस जब x की जगह पे 0 रखेंगे, तो जब x की जगह पे 0 रखोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो वो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, है ना? yes। तो मेरे पास सिर्फ यही टर्म बचेगी, yes। और मुझे इस पूरी टर्म को फिर से क्या करना है? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y और लिमिट 0 to 1, राइट? ठीक है? तो अब मुझे
विद रिस्पेक्ट टू y जो है इंटीग्रेट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? 4/15 y का इंटीग्रेशन क्या? y square upon 2 y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3/5 y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या? y cube upon 3 y क्यूब अपॉन 3 और मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1। ठीक है, तो वेरी नाइस। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू 1 रख दो तो क्या हो जाएगा? 4/30 प्लस 1/5 माइनस 0 माइनस 0, राइट? ठीक है, yes ma'am तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बच गया? ये क्या हो जाएगा? 2/15 प्लस 1/5। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/15, राइट? yes और इसको क्या लिख सकते हैं? 5/15, ठीक है? yes और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3, ठीक है? तो मेरी yes एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या हो गई? 1/3, ठीक है? इज दैट ओके? yes दिस इज yes व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये करना है आपको, ठीक है ना? कर लेंगे दोनों, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो। कैन वी डू इट नाउ? yes yes ma'am वेरी नाइस, चलो ओके। तो अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना सीख लिया है, ठीक है ना? ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी सीख गए हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि और आगे की चीजें कैसे निकालें। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? मैम की जो मिडल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है उससे बाकी वैल्यूज कितनी दूर है। वेरी नाइस। तो जो मेरी मीन वैल्यू है उससे ओवरऑल मेरी टिपिकल डिविएशन, स्क्वायर डिविएशन कितनी है, राइट? तो कोवेरिएंस क्या होता है? अगर दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में कोवेरिएंस आप निकालने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपका क्या कॉन्सेप्ट होता है? कोवेरिएंस टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग two random variables are related to each other. कि दो रैंडम वेरिएबल्स आपस में कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है? कि अगर एक रैंडम वेरिएबल जो है उसकी कोई मीन वैल्यू होगी, दूसरे रैंडम वेरिएबल की भी कोई मीन वैल्यू होगी, तो जो अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्या जब मेरा एक रैंडम वेरिएबल अपनी मीन वैल्यू से बहुत दूर होता है तो क्या मेरा दूसरा रैंडम वेरिएबल भी मीन वैल्यू से बहुत दूर होता है? या पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में? इस तरीके की चीजों का जो आंसर है वो कोवेरिएंस देता है। तो कोवेरिएंस की पहले डेफिनेशन समझते हैं। क्या डेफिनेशन है? द कोवेरिएंस between the covariance between two random variables x and y is defined as follows. Covariance कैसे निकालेंगे? Covariance between x and y is nothing but आपको क्या करना है? एक्सपेक्टेशन निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू किस चीज की? x minus mu of x times y minus mu of y. This is what you are supposed to find. आपको एक्सपेक्टेशन तो निकालनी आ गई? एक्सपेक्टेशन हमें निकालनी आती है, yes ma'am है ना? तो अब ये क्या है? म्यू एक्स कोई नंबर होगा। म्यू एक्स क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। म्यू एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। म्यू वाई क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो अगर आपको एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है तो म्यू एक्स कोई एक नंबर ही होगा और म्यू वाई भी कोई एक नंबर होगा, राइट? तो आपको क्या, आपका जो जिस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है वो क्या है? ये एक्सप्रेशन है कि x माइनस म्यू एक्स टाइम्स y माइनस म्यू वाई, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दो। ये होता है कोवेरिएंस। फॉर्मूला समझ में आ गया?
Yes. तो Yes, ये ma'am. जो है, ये क्या है, ये मेरा कोई एक फंक्शन ही तो है। दिस इज माई एच ऑफ एक्स कॉमा वाई ओनली, राइट। Yes. Yes, और ma'am. इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे निकालनी है वो तो मैंने अभी अभी देखी है। तो मान लो अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुआ, दोनों डिस्क्रीट हुए, तो क्या करेंगे, मेरे को अगर इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगी, एक्स वैल्यूज वाई वैल्यूज, और ये क्या है, एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स टाइम्स वाई माइनस म्यू ऑफ वाई, और इधर पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। Yes, ma'am. ये जो अलग अलग पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं, उसके लिए मैं ये एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकाल निकाल के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगी, ये मेरा काम हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर ये मान लो डिस्क्रीट की जगह कॉन्टिन्यूअस होता तो क्या कर देते, दिस इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इफ एक्स एंड वाई आर डिस्क्रीट। ठीक है, अगर ये डिस्क्रीट की जगह कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या करेंगे, कोवेरिएंस कैसे निकालेंगे, मुझे क्या करना है, मेरा एक्सप्रेशन तो यही है, यही है मेरा एक्सप्रेशन, और मैं पीडीएफ पीएमएफ की जगह पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इधर dx इधर dy, और फिर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये निकाल दूंगी तो मेरी कोवेरिएंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आ जाएगी, राइट। ठीक है, मैम नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस के केस में है ना? यस, इफ एक्स एंड वाई आर कॉन्टिन्यूअस। ओके. ठीक है, Yes, ma'am. ओके जी, वेरी नाइस, ऑल राइट। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि भाई ये कोवेरिएंस होती है, लेकिन क्या इसको निकालने का कोई सिंपल तरीका है, क्या इसको निकालने का और कोई सिंपल तरीका है, अब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम बार बार यही मल्टीप्लिकेशन एडिशन यही सब थोड़ी ना करते रहेंगे, करते रहेंगे अगर जहां जहां पे जरूरत होगी, बट इज देयर अ स्कोप ऑफ हैविंग एन इजियर तरीका ऑफ फाइंडिंग द कोवेरिएंस। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर आपको कोवेरिएंस निकालनी है ना दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में, तो वो एक्चुअली क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स टाइम्स वाई माइनस म्यू वाई, राइट, यही होती है। Yes, आप एक ma'am. काम करो, आप ये जो प्रोडक्ट है ना इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स वाई माइनस म्यू एक्स टाइम्स वाई, ठीक है, फिर माइनस म्यू वाई टाइम्स एक्स, और फिर प्लस म्यू एक्स टाइम्स म्यू वाई, ये हो जाएगा, Yes, ma'am. राइट। अच्छा, हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन लीनियरली आप एक्सपेक्टेशन साइन अंदर लेके जा सकते हो, Yes, ma'am. जैसे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ऐसे हो सकता Yes, ma'am. है ना। तो सिमिलर लॉजिक से यहाँ पे भी हम ये एक्सपेक्टेशन साइन अंदर लेके जा सकते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू एक्स टाइम्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू वाई टाइम्स एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू एक्स टाइम्स म्यू वाई, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट इज द लॉजिक, लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस, तो लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस का यूज करके हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये निकाल लेंगे, ये थोड़ा सा निकालना फिर भी सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं ये बोलती आपको कि मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2y चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती थी, ऐसे कर Yes. सकते है ना।
तो म्यू एक्स जो होता है ये कोई ना कोई नंबर ही तो है, कोई रैंडम वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि ये खुद सारे मल्टीप्लिकेशन कर करा के फिर एक नंबर निकल के आया है। y एक रैंडम वेरिएबल है क्योंकि वो बदलता रहेगा, राइट। तो क्या Yes. मैं इस एक्सप्रेशन में से ये जो म्यू एक्स की वैल्यू है इसको बाहर लेके आ सकती हूँ? Yes. बिकॉज म्यू एक्स इज अ नंबर, इट्स नॉट अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सिमिलर लॉजिक मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। Yes. तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे हो जाएगा ना, म्यू एक्स बाहर ले लिया, ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, और इधर माइनस म्यू वाई बाहर ले लिया, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी। Yes, ma'am. अच्छा, ये क्या है, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने को बोली है। तो कोई एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, वो नंबर खुद, Yes, ma'am. है ना। तो ये जो चीज है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि चलो भाई ये तो म्यू एक्स म्यू वाई हो गया, राइट। Yes, ma'am. ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, ये क्या चीज है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई क्या है, म्यू वाई ही तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है, राइट। Yes. है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, म्यू एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई क्या है, म्यू वाई, राइट। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, म्यू एक्स म्यू वाई माइनस म्यू वाई म्यू एक्स प्लस म्यू एक्स म्यू वाई, ऐसे लिख सकते हैं, Yes, ma'am. है ना। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये और ये कैंसिल कर दें, Yes, ma'am. एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैसे लिख दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स टाइम्स म्यू वाई, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को अगर कोवेरियंस निकालनी है तो मैं क्विकली क्या कर सकती हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकाल लो माइनस म्यू एक्स टाइम्स म्यू वाई कर लो, ठीक है। इज दैट ऑल राइट, Yes, ma'am. फाइन। तो ये क्या है, हमारा दूसरा तरीका है कोवेरियंस निकालने का। तो कई बार आप ये चीजें यूज करके भी कोवेरियंस निकाल सकते हो, ठीक है। ओके जी, क्लियर हो गया, Yes. ऑल राइट, वेरी नाइस। अब जैसे ना एक चीज देखो कि हमें पता है कि वेरिएंस के साथ क्या प्रॉब्लम थी, कि जैसे मान लो मेरा एक्स जो है वो मीटर में कोई चीज मेजर कर रहा है और मैं किलोमीटर में उसको मेजर करने लग जाऊं, तो मेरी वेरिएंस बिल्कुल बदल जाती है, राइट। मेरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करती है मेरी वेरिएंस या मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। Yes, ma'am. सिमिलरली अब यहाँ पे एक्स मान लो मेरा कुछ भी हो, टाइम हो, दो डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन हो मान लो, दोनों हमने किलोमीटर में मेजर किए हुए हैं, तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई है, अगर मैं किलोमीटर में दोनों को मेजर कर रही हूँ तो अलग होगी, और मान लो मीटर में मेजर कर रही हूँ तो वो अलग होगी, राइट। तो Yes. ये भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। तो मेरी कोवेरियंस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मेरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे। तो मेरे को कोई एक सटीक आंसर नहीं मिलेगा, कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन हाउ आई एम मेजरिंग इट, राइट। सो द प्रॉब्लम इज दैट it depends, covariance value depends on the unit of measurement. यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा जो भी तरीका है ना निकालने का चीजों को, वो यूनिट इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब यूनिट का कोई फर्क ही ना पड़े, चाहे मैं किलोमीटर में मेजर करूं, मीटर में करूं, ग्राम में करूं, किलोग्राम में करूं, माइक्रोग्राम में करूं, आई शुड हैव नो प्रॉब्लम।
तो इस प्रॉब्लम का जो रेजोल्यूशन है वो कौन लेके आता है? दूसरा कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, तो कोवेरियंस आपको क्या बताता है कि दो वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। तो कोवेरियंस मान लो बहुत हाई नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत हाई नंबर्स ले रहा है। मतलब जब भी आपकी एक्स की वैल्यू मीन से बड़ी होगी, वाई इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन मीन। जब भी एक्स की वैल्यू मीन से छोटी होगी तो वाई की वैल्यू भी वेरी लेस देन मीन होगी, तभी जाके ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, बड़ा पॉजिटिव, राइट। यस मान लो नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू मीन से बहुत बड़ी है तो वाई की वैल्यू मीन से बहुत छोटी आएगी, तभी जाके प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए, यस है ना। तो अगर मीन से एक्स की वैल्यूज बहुत ऊपर जा रही है तो दे दोज वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद वैल्यूज ऑफ वाई विच आर लेसर देन मीन, तभी जाके मेरा प्रोडक्ट लेस आ रहा है। और अगर मान लो एक्स की वैल्यू कितनी भी ऊपर हो, उसका वाई पे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं मेरी कोवेरियंस वैल्यू बहुत छोटी होगी। मैम ये चीज समझ नहीं आई। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि चाहे मेरी एक्स की वैल्यू मीन से बहुत बड़ी हो और उसका वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन आई कांट से एनीथिंग कि मेरी वाई की वैल्यू बहुत मीन के ऊपर है या बहुत मीन के नीचे है। अगर मैं इन दोनों में से कोई भी बात नहीं बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी वाई वैल्यू मेरे मीन के आसपास ही है। यस मैम। तो अगर वो मीन के आसपास है तो ये वाला एक्सप्रेशन बहुत छोटा होगा। तो मैम प्रोडक्ट जो है, मैम एक्स से हमें वाई के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ये कैसे मतलब पता चलेगा कि जो वाई की वैल्यू अपने मीन से पास है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ कि एक्स की वैल्यू अगर बहुत मीन से दूर है तो अगर यस इसका ये इंफॉर्मेशन से मैं ये नहीं बोल पाऊंगी कि मान लो एक्स की वाई की वैल्यू भी मीन से बहुत ऊपर है, या मैं ये भी नहीं बोल पा रही हूँ कि वो मीन से बहुत नीचे है, तो कहीं ना कहीं वो यस उसके आसपास ही होगी मीन के, यस है ना। अगर एक्स की वैल्यूज ग्रेटर देन मीन या लेस देन मीन से मैं वाई के बारे में कुछ कॉन्क्रीटली नहीं बोल पा रही हूँ, यस तो कहीं ना कहीं वाई अपनी मर्जी से कुछ भी ले रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है हाई वैल्यूज का दूसरी वाई की हाई वैल्यूज के साथ या लो वैल्यूज यस के साथ, तो कहीं ना कहीं वो ऑन एन एवरेज बिल्कुल मीन के आसपास ही होनी चाहिए। यस प्रोडक्ट है मेरा ये बहुत क्लोज टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, मैम जीरो जैसे क्लोज उसकी टू जीरो। बहुत ओके। वी आर नॉट सेइंग एग्जैक्टली वो जीरो होगा कि नहीं होगा, अभी हम यस इनवेरिएंस और कोवेरिएंस का क्या रिश्ता है वो भी देखेंगे, उसके बारे में भी आएंगे, तब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक। ओके लेकिन अभी बस ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये नहीं बोल रहे हो कि हाई वैल्यूज भी नहीं जा रही हैं और लो वैल्यूज भी नहीं जा रही हैं, ओके मैम। आपने बोल दिया हाई भी नहीं जा रही लो भी नहीं जा रही, तो मतलब बीच में ही होंगी ना कहीं, यस मैम। राइट। तो बीच में कहीं ना कहीं मतलब मीन के बहुत आसपास, यस तो मीन के आसपास मतलब y माइनस मीन ऑफ y विल बी वेरी क्लोज टू जीरो, राइट, डिफरेंस विल बी क्लोज टू जीरो। यस मैम। तो ये जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत क्लोज टू जीरो होना चाहिए, यस दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। बट अभी हम लोग बहुत ब्रॉड लेवल पे जनरली देख रहे हैं, ठीक है, ओके, ओके ऑल राइट। सो हाँ, तो हमने क्या बोला कि कोवेरियंस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि भाई ये यूनिट्स पे बड़ा डिपेंड करता है, इट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द यूनिट्स। सो नाउ वी वांट टू नो कि क्या इसको यूनिट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, कि यूनिट चाहे कैसी भी बदल जाए कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो उसके लिए हमारा मेजर आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है अब? तो कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो कोरिलेशन क्या चीज है? सो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट of random variable x and y, it is denoted by correlation between x and y, या फिर इसको रो x, y
भी बोलते हैं, और या फिर रो भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके सिंबल है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रो ऑफ एक्स कॉमा वाई, या फिर सिंपली रो। ये इसके अलग अलग सिंबल्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड, हाउ इज इट डिफाइंड? इट इज डिफाइंड बाय रो ऑफ एक्स कॉमा वाई, दैट इज नथिंग बट जो भी आपकी कोवेरियंस है एक्स कॉमा वाई की, उसको हम किससे डिवाइड कर दें? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, इन दोनों से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है मेरे पास? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल जो है उसकी कोवेरियंस वैल्यू को उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यूज से डिवाइड अगर आप कर देते हो तो क्या आ जाता है आपके पास? कोरिलेशन। ठीक है, यस इज दैट ओके? यस अच्छा जी, वेरी नाइस। ठीक है, अब मान लो कि हम क्या बोल रहे हैं, मान लो ऐसा कुछ है, सपोज आपको ये बोल दिया जाए कि भाई आपको कोरिलेशन निकालनी है बिटवीन ए एक्स प्लस बी एंड सी वाई प्लस डी के बीच में। इसका और कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, इन दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है ये आपको बताना है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू? चलो ये जो है, जस्ट अ मिनट, लेट्स पॉज ऑन इट फॉर अ मिनट। इसको हम देखते हैं अभी, इस पे हम अभी आएंगे। लेट्स वेट फॉर इट। ऑल राइट, लेट्स फर्स्ट सी कि ये जो कोरिलेशन है, हाउ हाउ आर वी सेइंग दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, तो अब आप एक बात बताओ कि अगर मान लो मुझे कोवेरिएंस निकालना है एक्स और वाई का, तो वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टाइम्स वाई, राइट, माइनस क्या करती हूँ? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। यही होता है मेरा फॉर्मूला, यस मैम क्योंकि ये क्या चीज थी? म्यू एक्स, ये क्या चीज थी? म्यू वाई, है ना? अब मैं अगर यूनिट्स बदल देती हूँ चीजों की, तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो मैं पूरे हर नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यही करते हैं ना? या यस मैम मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, तो मैंने हर नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई किया, राइट? यस तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप एक नया रैंडम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो बाय मल्टीप्लाइंग दिस विथ समथिंग, राइट? यस कि अगर x क्या है? किलोमीटर में कुछ है, और y क्या है? y भी कुछ किलोमीटर में है। तो अब जो मीटर वाली वैल्यूज होंगी वो कैसे निकलेंगी? 1000 टाइम्स x करके निकलेंगी, वैल्यूज इन मीटर, राइट? यस मैम और ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी? ये भी 1000 टाइम्स y करके निकलेगी। तो एक तरीके से मैं किस चीज की कोवेरिएंस निकाल रही हूं? अब जो मान लो मेरा नया रैंडम वेरिएबल बना है ये, अब मुझे क्या देखना है कि भाई इसकी कोवेरिएंस क्या होगी, राइट? 1000x कॉमा 1000y की, है कि नहीं? यही चेक करना है। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती तो मैं क्या बोलती कि भाई ये यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जैसे ही मैंने यूनिट बदली मेरी कोवेरिएंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, राइट? यस तो हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर आपने ये किया ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो अलग हो जाएंगी, लेकिन इसकी कोरिलेशन और इसकी कोरिलेशन सेम होनी चाहिए, तभी मेरा कोरिलेशन यूनिट रेजिस्टेंट होगा। यस मैम यूनिट पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि यूनिट बदल दी तो भी कोरिलेशन तो वही है एक्स और वाई के बीच में, राइट?
तो ये हमारा मेन मुद्दा है। तो हम क्या करेंगे ना अभी, तो बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू डू द फॉलोइंग, वी आर ट्राइंग टू सी कि अगर मैंने x को किसी नंबर a से मल्टीप्लाई कर दिया और y को भी किसी नंबर b से मल्टीप्लाई कर दिया, जरूरी नहीं आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होता है मेरी कोवेरियंस वैल्यू को। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट टू सी। ओके, सो लेट्स से you have to find covariance of a times x comma b times y। तो ये क्या होगी, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। यस मैम। तो यस ये क्या होगा, ये क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a टाइम्स x b टाइम्स y, ये होगी, यस राइट, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a टाइम्स x टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b टाइम्स y, यही होगा, यस है ना। वेरी नाइस। तो ये क्या चीज हो जाएगी, ए बी एक्स वाई, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए टाइम्स एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यस मैम और बी टाइम्स वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस राइट। अच्छा, और यहाँ पे भी क्या मैं ये सेम चीज कर सकती हूँ, ए बी को यस क्या आ सकती हूँ, तो ये क्या चीज हो गई, ए बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, राइट। यस तो मेरी ये क्या हो गया, ए बी कॉमन ले लो, और इधर क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, है कि नहीं। यस और ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस नाउ, मैम कोवेरियंस कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। यस मैम तो ये क्या हो गई, कोवेरियंस ऑफ ए टाइम्स एक्स कॉमा बी टाइम्स वाई क्या हो गई, ए बी टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, राइट। यस तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि भाई अगर मैंने इनको इनकी यूनिट्स बदली ना तो मेरी कोवेरियंस बदल जाएगी, राइट। यस तो ये चीज समझ आ गई। यस अच्छा, वेरी नाइस। अब मेरे को ये बताओ कि वेरिएंस ऑफ ए टाइम्स एक्स क्या होता है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरी नाइस। और ये क्या होता है, बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर सिग्मा ऑफ ए एक्स निकालना हो तो वो क्या होगा, मैं अंडर। इसका स्क्वायर रूट कर दूंगी, यस राइट। मैम। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो दिस इज मॉड ए। वेरी नाइस, मॉड ए। और क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट वो क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स। यस मैम। ये चीज समझ आई कि यहाँ मॉड ए क्यों किया है, क्योंकि मैंने जब इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो मैंने ये तो नहीं बोला ना कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ए तो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। यस लेकिन जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर रूट बाहर जब आएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। यस तो ये चीज तो पॉजिटिव है, लेकिन जरूरी नहीं है ए पॉजिटिव हो। तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मॉड, जिससे मैं रेसिस्टेंट हो गई कि अब ए चाहे वॉट एवर इज द केस, वेदर ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आई डोंट रियली केयर बिकॉज आई एम फाइन, है ना। यस सिमिलरली यहाँ पे अगर आप सिग्मा ऑफ बी टाइम्स वाई करोगे तो वो क्या होगा, मॉड ऑफ बी सिग्मा ऑफ वाई, राइट। ये चीज क्लियर हो गई, यस मैम। है ना।
वेरी गुड। तो अब अगर मुझे, तो देखो यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया था कि भाई कोवेरियंस जो है वो यूनिट पे डिपेंड करती है, लेकिन अब मुझे सेम चीज किस चीज पे दिखानी है कि क्या कोरिलेशन में भी ये चीज चलती है क्या। तो कोरिलेशन ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई अगर निकालना हो तो वो क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा ऑफ बी वाई, राइट? यस यही होगा ना, ठीक है। और अभी अभी निकाला था कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई क्या होती है, ए बी टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, Yes, ma'am. है ना। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगी, ए बी टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, व्हाट इज सिग्मा ऑफ ए एक्स, मॉड ऑफ ए टाइम्स सिग्मा ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज सिग्मा ऑफ बी वाई, मॉड ऑफ बी टाइम्स सिग्मा ऑफ वाई, राइट। यस और ये क्या Yes. चीज है, ए बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, Correlation. कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, है कि नहीं। यस अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं मॉड ऑफ ए टाइम्स मॉड ऑफ बी को ऐसे लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ ए बी, Yes, ma'am. यस ये कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके बाहर भी जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही होगा और इसके प्रोडक्ट से भी पॉजिटिव ही चीजें आएंगी और वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम होगा, राइट। Yes, ma'am. तो मैं इसको ए बी मॉड ऑफ ए बी ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। Yes, ma'am. तो मेरी कोरिलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, अगर ए और बी का साइन सेम हुआ तो क्या होगा, अगर इन दोनों का साइन सेम हुआ तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, राइट। यस तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मैम 1 ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरी कोरिलेशन ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यस and if A and B have different signs, then what happens, मैम माइनस कोरिलेशन एक्स वाई very nice, so correlation between ax comma by वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना। तो इसका मतलब ये वाली चीज तो मेरी ए और बी पे डिपेंडेंट नहीं है ना, कोरिलेशन तो मेरा ए और बी पे डिपेंडेंट नहीं है, Yes, ma'am. बस उसके साइन पे डिपेंडेंट है कि आप यूनिट्स बदल रहे हो तो कहीं आपने डायरेक्शन तो नहीं बदल दी, और अगर डायरेक्शन बदल रहे हो तब तो साइन भी बदलना चाहिए कि पहले मान लो वो पॉजिटिवली रिलेटेड थे अब वो नेगेटिवली रिलेटेड हो गए हैं, राइट। मैम जैसे कुछ कुछ चीजों का मतलब डायरेक्शन नहीं होता, खाली मैग्नीट्यूड होता है, फॉर एग्जांपल वेट, तो उस केस में सेम ही होगा। हाँ नहीं, तो वेट्स में अगर आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे यूनिट्स बदलोगे तो कोई पॉजिटिव चीज से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, यस तो उस केस में तो आपका ए बी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। यस तो उस केस में कोरिलेशन वैल्यूज यूनिट बदलने के बाद भी वही रहेगी। यस But what if you are dealing with some scenario wherein you are changing the sign only, तो फिर चीजें फ्लिप कर जाएंगी, राइट। कोरिलेशन उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यस ये चीज समझ आ गई। Yes, ma'am. यस तो या तो दोनों पॉजिटिव हो ए और बी या तो दोनों नेगेटिव हो तो कोरिलेशन बिल्कुल सेम होता है।
और वैसे भी ए और बी पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी पे, राइट। तो यस कोरिलेशन का जो मेरा मकसद था कि यूनिट इंडिपेंडेंट कर दो, वो हो गया पूरा। Yes, ma'am. यस तो दैट वाज बेसिकली द लॉजिक। ओके, ऑल राइट, ठीक है। फाइन। अच्छा, एक और चीज करके जाते हैं, फिर ब्रेक लेंगे एक। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोरिलेशन बिटवीन ax plus b and cy plus d बतानी हो, and I am saying if a and c are either both positive, या तो दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, और they are both negative, तो हमें क्या बताना है कि इसका और कोरिलेशन ऑफ x कॉमा वाई, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहले हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब हम वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मान लो मैंने अपने रैंडम वेरिएबल को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये जो ए और सी है या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तो इस कोरिलेशन के बीच में और इन कोरिलेशन के बीच में क्या कनेक्शन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल थिंग्स वी डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, वी नो ओनली द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन। उसके अलावा तो हमने कुछ सीखा नहीं है, सो वी विल फॉलो दैट ओनली, राइट guys? Just 1 minute, just a minute. Yeah. So what we want to know is what is the connection between these two. तो मुझे तो सिर्फ इसका फॉर्मूला पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ व्हाट? ax plus b comma cy plus d divided by what? Sigma of ax plus b multiplied by sigma of cy plus d, right? This is all that I know. ठीक है? यस अच्छा जी, वेरी नाइस। तो अब एक काम करते हैं, इसको अलग से समझते हैं कि ये क्या चीज है, और फिर इनको इंडिविजुअली टैकल करेंगे, ठीक है। ये क्या चीज है भाई? कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी, ये कैसे निकलेगी? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स टाइम्स वाई माइनस म्यू वाई, यही होता है ना? यस तो हम यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये जो कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी है कॉमा सी वाई प्लस डी है, ये क्या होगी? इसको हम कैसे करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ व्हाट? एक्स क्या है मेरा यहाँ पे? ये ए एक्स प्लस बी, राइट।
Yes, ma'am. माइनस मीन वैल्यू क्या है इसकी? व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ दिस? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगी? ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी, Yes, ma'am. है ना? तो ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस बी, एक तो ये चीज हो गई, है ना? मैम ये वाला कैसे आया? ई ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ए ऑफ ये वाली I टर्म। have to do this, right? यस मैम। My x is this now. यस मैम। मुझे एक्चुअली क्या करना है? ax प्लस बी, अब मेरा नया x है, राइट? यस मैम। इसमें से इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, राइट? यस मैम, समझ आ गई। उसको फिर बाहर ले आए। यस। और सिमिलरली इसके साथ भी मुझे यही करना है, राइट? यस। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे? सी वाई प्लस डी माइनस सी टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस डी, और इन दोनों का प्रोडक्ट, Yes, ma'am. है ना? तो वेरी गुड। अब क्या करें, इसके बाद क्या करें? क्या मैं बी से बी कैंसिल कर सकती हूँ और डी से डी कैंसिल कर सकती हूँ? यस। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या बच जाएगा? ए एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? Yes, ma'am. या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ए एक्स माइनस ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये टाइम्स सी टाइम्स वाई माइनस सी टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, राइट? ये हो गया मेरा प्रोडक्ट, है कि नहीं? Yes, ma'am. है ना? और ये क्या चीज हो गई? व्हाट इज दिस नाउ? इसमें से ए और सी कॉमन आ सकते हैं? यस। तो मैं ए और सी को बाहर लेके इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या बचेगा? व्हाट इज दिस नाउ? ये क्या चीज है? कोवेरिएंस ऑफ व्हाट? X, comma Y. कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है? तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इसकी कोवेरिएंस क्या है? यही है। तो जैसे वेरिएंस इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, यस अंशिका गो अहेड। मैम इसमें ये जो x माइनस ये ब्रैकेट में है तो ये x उसी ब्रैकेट में या पूरे में ब्रैकेट है मैम? मैम दिस वन। इसके बारे में पूछ रहे हो? यस मैम। ये मल्टीप्लाइड है यस मैम। और ये मल्टीप्लाइड है यस। और इस पूरे की एक्सपेक्टेशन है, ओके। ठीक है? यस। तो हाँ, एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, ठीक है? यस। दिस इज who's crossing on our screen. सॉरी मैम वो क्लिक हो गया। नो वरीज नो वरीज, इसको हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज दिस? Should I remove annotation? Okay, it's removed. Great, thank you. All right. ये चीज समझ आ गई? तो इसका मतलब जैसे मेरी जो कोवेरिएंस है वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि x के क्या मल्टीप्लिकेशन में और y के क्या मल्टीप्लिकेशन में है, उनमें हम क्या ऐड कर रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? इट्स जस्ट डिपेंडेंट ऑन ए एंड सी, इररिस्पेक्टिव ऑफ बी और डी, कुछ भी हो, आई डोंट रियली केयर, राइट? Yes, ma'am. ठीक है? तो ये क्या हो गया, मेरी कोवेरिएंस वैल्यू आ गई, ठीक है ना? ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी। अच्छा, अब ये तो चलो हमने कोवेरिएंस वाले टर्म को तो समझ लिया, इस ये हमारे समझ समझ में आ गई कि ये क्या है। अब इसके साथ देखते हैं, आप ये बताओ वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होता है? A square
variance of x. वेरी नाइस, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं होता है ना, Yes, ma'am. क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, आपका हर नंबर, आपके हर रैंडम वेरिएबल का जो भी नंबर है, पॉसिबल नंबर है, उसमें एक नंबर ऐड हो रहा है, तो आपकी मीन वैल्यू में भी ऐड हो रहा है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, राइट। यस। तो सिमिलरली ये क्या चीज हो जाएगी, सी वाई प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई, राइट। ठीक है। Yes, ma'am. तो अब सिमिलर लॉजिक से अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए सिग्मा एक्स, राइट, एंड सी वाई प्लस डी मॉड ऑफ सी सिग्मा वाई, राइट। यस। तो मतलब मैं तो सारी चीजें निकाल चुकी हूँ, मुझे ये भी समझ आ गया कि ये क्या है, मुझे ये भी समझ आ गया, मुझे ये भी समझ आ गया। सो आई हैव ऑल द मटेरियल रेडी टू फाइट नाउ, है कि नहीं, सब रेडी है अब। तो अब फाइनली क्या आएगा, देखो जी। तो व्हाट वाज दिस, व्हाट वाज द न्यूमरेटर, AC टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y, है ना। Yes, ma'am. तो ऊपर AC कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y लिख देंगे, नीचे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a सिग्मा x मॉड ऑफ c सिग्मा y, राइट। और Yes, ma'am. इसको कैसे लिख सकते हैं, AC कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x सिग्मा y मॉड ऑफ AC, ऐसे लिख सकते हैं। और हमने क्या बोला है, A और C या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, मॉड वैल्यू क्या होगी, AC ही होगी, यस। सिंस AC is greater than 0 implies mod of AC is equals to AC, right। तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज कोरिलेशन ओनली, ये तो कोरिलेशन ऑफ x कॉमा y ही है ना। और मैम AC का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है, ये कैसे पता चला? या तो दोनों पॉजिटिव हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, या तो दोनों नेगेटिव हैं, दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव ही होता है। और मैम दोनों का सेम साइन है, ये मतलब? हाँ, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं। ओके मैम। सो दोनों दो पॉजिटिव कंडीशन। नंबर, सॉरी, और मैम ये कंडीशन लेके चल रहे थे कि दोनों पॉजिटिव होंगे और दोनों। हाँ यस। ओके। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एक माइनस साइन रह जाएगा, राइट। यस। इफ दे हैव ऑपोजिट साइंस देन यू विल हैव अ नेगेटिव टर्म, ठीक है। यस मैम। तो मेरी जो कोरिलेशन है ऑफ ax प्लस बी कॉमा cy प्लस डी, वो क्या हो गई, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, राइट। Yes, ma'am. क्लियर हो गया। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट्स आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ ए एंड सी साइन, इनके साइन को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना। अगर इनके साइन ऑपोजिट हैं तो नेगेटिव रहेगा, और सेम साइन है तो पॉजिटिव, तो वो कोरिलेशन के बराबर ही होगा, ठीक है। और बी और डी ऐड होने का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है। इज दैट ओके, यस। ऑल राइट। तो ये जो कोरिलेशन होता है ना, ये क्या मेजर करता है कि जो मेरा रैंडम वेरिएबल x है और मेरा जो रैंडम वेरिएबल y है, उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप किस तरीके की है। कोरिलेशन जो है लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, और किसी तरीके की रिलेशन नहीं, लीनियर रिलेशन कैसी है। तो अगर कोरिलेशन की वैल्यू बहुत हाई होगी तो हाईली बिल्कुल एक लीनियर रिलेशनशिप है, बहुत लीनियरली रिलेटेड है कि x की वैल्यू हाई तो y की वैल्यू भी लीनियरली हाई, और नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिवली रिलेटेड है लीनियरली। मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है कि किस डिग्री की रिलेशनशिप है,
साइन क्या बता रहा है कि पॉजिटिवली रिलेटेड है कि नेगेटिवली लीनियरली रिलेटेड है, ठीक है। कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। तो अगर for any two random variables x and y, correlation between x and y जो है वो 1 से लेके -1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। एंड अगर मान लो आपके कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0.8 है, तो इसको जनरली बोला जाता है कि दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 0.5 होता है तो इसको बोला जाता है दे आर वीकली रिलेटेड, वीकली रिलेटेड, ठीक है। और अगर रो की वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो क्या होता है, मॉडरेट, मॉडरेट रिलेशन, तब उसको बोलते हैं इट्स मॉडरेटली रिलेटेड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर बहुत 0.8 से बड़ा है तो दे आर स्ट्रांगली रिलेटेड टू ईच अदर, एक्स एंड वाई आर स्ट्रांगली लिंक्ड विद ईच अदर। अगर ये इसके भी 0.5 से लेस है तो दे हैव अ वीक रिलेशन। इफ इट्स इन बिटवीन देम देन वी से दैट दे आर मॉडरेटली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। दे आर रिलेटेड नाइदर वीकली नॉर स्ट्रांगली, ठीक है। Yes, ma'am. ऑल राइट, ओके जी, वेरी नाइस, ठीक है। देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स दैट आई हैव टू से एंड वी आल्सो हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। सो अभी क्या करते हैं, एक क्विक 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो इट्स 7:35, लेट्स स्टार्ट एट 7:46। आई विल सी यू गाइस इन 10। थैंक यू। तो वी सॉ कि कब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, कब वीक रिलेशनशिप होता है और कब मॉडरेट रिलेशनशिप होता है दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हिच आर द फॉलोइंग। सो देयर आर अ फ्यू प्रोपोजिशंस। अब हो सकता है कि दो रैंडम वेरिएबल्स जो हैं एक्स और वाई, हो सकता है आपस में इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, लेकिन अगर मान लो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। So first thing that you need to know is if x and y they are independent. इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि x के बारे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन है तो उससे y के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रिवील नहीं होती है, राइट। x और y का आपस में कोई लेना देना नहीं है, राइट। x की वैल्यू बहुत हाई है, मीन से बहुत हाई है, उससे मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि y की वैल्यू किस तरीके की है, या फिर y की वैल्यू मीन से बहुत हाई है, बहुत लो है, उससे मुझे x के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके दो रैंडम वेरिएबल्स x एंड y इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है, जो कोरिलेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कोरिलेशन टेक्स अ वैल्यू 0, ठीक है। बट अगर मैं बोल दूं कि भाई कोरिलेशन की वैल्यू 0 है, दैट डज नॉट इंप्लाई इंडिपेंडेंस। मतलब अगर दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, ये दिया हुआ है, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी कोरिलेशन की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर मेरे कोरिलेशन की वैल्यू 0 है तो उससे मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे जो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंस इंप्लाइज कोरिलेशन 0, बट कोरिलेशन 0 डज नॉट इंप्लाई इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो yes, इंडिपेंडेंस बट ये रिवर्स केस अप्लाई नहीं होता कि कोरिलेशन 0 इंप्लाइज इंडिपेंडेंस। सो दिस इज ओनली गोइंग इन वन डायरेक्शन कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो उनका कोरिलेशन 0 होता है, बट कोरिलेशन अगर 0 होता है तो दैट डज नॉट इंप्लाई दैट जो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है,
ठीक है, एक चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. यस अच्छा जी, वेरी नाइस। एंड दूसरी चीज जो है वो क्या है, सेकंड थिंग, कि अगर मान लो आपको आपकी कोरिलेशन की वैल्यू 1 है और या फिर -1 है, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कोरिलेशन दैट टू वेरिएबल्स कैन हैव। तो अगर x की वैल्यू सॉरी अगर कोरिलेशन की वैल्यू 1 है या -1 है, तो इसका मतलब x और y आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड है। परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड का मतलब क्या है, x और y मिलके एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दिस कोरिलेशन इज 1 और -1 if and only if when y is a linear function of x या फिर x is a linear function of y, ठीक है, for some number a and b with a not being equal to 0, ठीक है। तो इसका मतलब किसी ने बोल दिया कि भाई x और y के बीच में अगर परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है तो, और अगर a की वैल्यू कोई पॉजिटिव आई तो उन दोनों के बीच में कोरिलेशन 1 है, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो कोरिलेशन -1 है। सो सॉरी। अगर इन इस तरीके का रिलेशनशिप दे दिया जाए दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में, तो हम ये बता देंगे कि कोरिलेशन जो है वो या तो 1 होगी या -1 होगी। और अगर कोई हमें ये बता दे तो भी हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। दिस इज इफ एंड ओनली इफ, मतलब दिस गोज इन दी बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। यस अगर इन दोनों के बीच में परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है तो कोरिलेशन या तो 1 होती है या -1 होती है। और अगर कोरिलेशन इस तरीके की है तो हमें पता है कि परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है x और y के बीच में, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ऑल राइट, सो दिस एक्चुअली गोज बोथ वेज, कि अगर कोरिलेशन 1 या -1 है तो परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, और अगर परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है तो कोरिलेशन या तो 1 है या -1 है। वो 1 होगी कि -1 होगी, दैट डिपेंड्स ऑन दिस कांस्टेंट a। इफ दिस इज पॉजिटिव सो दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर a वैल्यू नेगेटिव है तो दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड विद ईच अदर विद कोरिलेशन बीइंग -1, ठीक है, फाइन, यस ओके जी, ऑल राइट। और उसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, जैसे कि हमने बोला कि कोरिलेशन आपको क्या बताता है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, कि लीनियर रिलेशनशिप किस तरीके का है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू बहुत हाई है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो उसका मतलब स्ट्रॉन्गली लीनियरली रिलेटेड। वीक है तो मतलब लीनियर रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, ऑल राइट। तो अगर मान लो ये जो कोरिलेशन है इसकी वैल्यू लेस देन 1 आई, 1 और -1 आई, मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मतलब परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड है। मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आया तो इसका मतलब लीनियर रिलेशनशिप है बट एग्जैक्ट नहीं है। ये क्या है, एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप। सो इफ मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1 दैट मीन्स द रिलेशनशिप is not completely linear, but they may have a strong relationship, but may have a strong रिलेशनशिप। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब क्या है कि
जो कोरिलेशन है वो सिर्फ ये मेजर करता है कि लीनियर रिलेशनशिप किस डिग्री की है। हो सकता है दो रैंडम वेरिएबल्स नॉन लीनियर तरीके से कनेक्टेड हो, जैसे मान लो एक रैंडम वेरिएबल है एक्स और एक रैंडम वेरिएबल है वाई विच इज एक्स स्क्वायर, तो इनके बीच में आपस में किस तरीके का रिलेशनशिप है? क्वाड्रेटिक पैराबोलिक रिलेशनशिप है, यस बट ये लीनियर नहीं है, राइट? तो इस केस में भी अगर आप मान लो कोरिलेशन की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी लेस देन 1. सो दे आर नॉट लीनियरली रिलेटेड बट दे कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. तो जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे वाई चेंज हो रहा है, तो इनका आपस में कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, राइट? मतलब एक्स की वैल्यूज आर डिटरमाइनिंग द वाई वैल्यूज. इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्या हो सकता है, राइट? कि एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली वाई की वैल्यूज को डिटरमाइन कर रही है. बट ऑल वी आर कंसर्न्ड अबाउट while talking about correlation is whether they have a linear relationship or not. So relationship is not completely linear if correlation coefficient value का magnitude is less than 1, but they may have a very strong relationship, non-linear relationship. ठीक है, ये चीज क्लियर हो मैम, गई? तो मैम इसका ये मतलब है कि हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाती है तो वाई की भी पता ही चल जाएगी। किस चीज का मतलब क्या है? रिलेशनशिप स्ट्रांग होने का। हाँ, मतलब रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई बाय लुकिंग एट द वैल्यूज ऑफ एक्स. ओके मतलब दे आर कनेक्टेड. इफ two random variables are connected through some expression, they have a strong relationship. यस ठीक है, बट इट्स नॉट लीनियर, दैट्स ऑल. यस अगर ये लीनियर होगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू 1 या -1 आ जाएगी, परफेक्टली अगर लीनियर होगा तो. ठीक है, यस ऑल राइट. अच्छा, हमने क्या देखा कि अगर रो की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब इनका लीनियर रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, राइट? इफ रो वैल्यू इज 0 तो हम क्या बोलते हैं? एक्स एंड वाई are said to be uncorrelated. तो बेसिकली दिस इज अ टर्म विच इज यूज कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है जो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं हम बोलते हैं दे आर अनकोरिलेटेड टू ईच अदर. और मैम ये पी नहीं है, इसको रो बोलते हैं, रो, ये जो वाला। रो, ओके रो. ओके ऑल राइट. इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। कोवेरियंस और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है? कोवेरियंस भी एक तरीके से रिलेशन ही बता रहा है, बट कोरिलेशन जो है यूनिटलेस क्वांटिटी होती है जिसमें हम चीजों को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं. तो जैसे फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला कनेक्टेड है बट किस तरीके से आपने नॉर्मलाइज कर दिया चीजों को विद देयर वेरिएंसेस. Okay, ma'am. कोरिलेशन, कोवेरियंस. कोरिलेशन मेक्स द रिलेशनशिप यूनिटलेस. Okay, ma'am. ठीक है, ओके जी. ठीक है, तो बेसिकली एक चीज और समझनी है जो कि बिल्कुल मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है. जैसे कि अब हो सकता है कि दो चीजों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, राइट? सो लेट्स से टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड. तो मान लो कि जैसे कि मान लो मैंने कोई एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में मैंने कोरिलेशन डिटरमाइन कर दिया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ले रहा है, मतलब बहुत हाई वैल्यू ले रहा है, हाई कोवेरियंस, हाई कोरिलेशन. लेकिन ये जो हाई कोरिलेशन है क्या इसका मतलब ये है कि एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल को कॉज कर रहा है या वाई वेरिएबल एक्स वेरिएबल को कॉज कर रहा है? कॉज करने का मतलब क्या है
कि x की वजह से y तो नहीं चेंज हो रहा, या y की वजह से तो नहीं x चेंज हो रहा। ऐसा है क्या? अगर दो चीजों के बीच में कोरिलेशन होता है तो क्या इसका मतलब ये है कि x y को इन्फ्लुएंस कर रहा है या y x को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल x इज योर नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी and y is your score in exam. क्या x y को कॉज कर रहा है यस मैम। कि आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो ज्यादा स्कोर आएगा? यस मैम। x की वजह से y चेंज हो रहा है, यस मैम। राइट? तो मान लो ये जो चीजें थी इनका कोरिलेशन हाई आया, लेकिन मान लो मेरा x था कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का जूता है, उसकी सेल कितनी हुई, उसकी सेल कितनी हो रही है किसी एक पर्टिकुलर दिन, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, और आपके भी 5 एग्जाम हुए, तो आपके मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे वाले एग्जाम में कितने कितने नंबर आए? हो सकता है ना कि ये दोनों चीजें भी आपस में, अगर जो भी नंबर्स हैं उनका कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन आएगा ही, राइट? कोई भी दो चीजों का, आप कोई भी दो रैंडम चीजों का कोरिलेशन तो निकाल ही सकते हो ना। यस। लेकिन क्या इसका मतलब ये है क्या कि इस ब्रांड की ज्यादा शू सेल हो रही है तो आपका स्कोर बढ़ रहा है एग्जाम में? नो मैम, रिलेट। तो कोरिलेशन, दो चीजें कोरिलेटेड हो सकती हैं, बट क्या उसका मतलब डेफिनेटली ये होता है क्या कि वो एक दूसरे को कॉज कर रही है? नो मैम। नो। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी कोरिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नॉन रिलेटेड चीजों के बीच में भी कोरिलेशन आ जाएगा अगर आप चाहो तो, लेकिन कोरिलेशन का मतलब कभी भी कॉजेशन नहीं होता। मतलब क्या है इस चीज का कि अगर दो चीजें कोरिलेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं या एक दूसरे को कॉज कर रही हैं। मैं इंडिया में कुछ हो रहा है उसको यूएस में कुछ हो रहा है, उनका आपस में कोरिलेशन निकाल सकती हूँ। मैं कोरिलेशन कुछ भी रैंडम चीजों के बीच में निकाल सकती हूँ, राइट? एक्स मान लो कुछ भी हो सकता है कि किसी एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा जो है, मान लो वहां पे बच्चों ने क्या क्या एवरेज स्कोर आया, और हो सकता है वाई क्या है मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का एवरेज अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या क्या स्कोर आया, और मैंने उनका कोरिलेशन निकाल दिया। हो सकता है कोरिलेशन बहुत हाई हो, बट क्या वो यूनिवर्सिटी का जो स्कोर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कोर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, नो मैम। या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कोर उस यूनिवर्सिटी के स्कोर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं। तो कहने का बॉटम लाइन या जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो क्या है कि दो चीजों के बीच में कोरिलेशन हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि दोज टू थिंग्स आर कॉजिंग ईच अदर। ठीक है? तो चीजों के बीच में एसोसिएशन, लिंक होना डज नॉट इंप्लाई इन्फ्लुएंस। ठीक है? सो कोरिलेशन is not the same as causation. कॉजेशन मतलब चीजों को कॉज करना, कि कोई एक वेरिएबल है जो दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इट इज कॉजिंग दैट थिंग टू हैपन। ठीक है? क्लियर हो गया? यस। तो जब आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे 4th सेमेस्टर में, अभी आप 1st सेमेस्टर में हो, तब ये लाइन जो है ये बहुत बार आपको सुननी भी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी, और पूरा इकोनोमेट्रिक्स इसी चीज पे बेस्ड होता है, ये डिटरमाइन करना कि कौन सा वेरिएबल कौन सी चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन सी चीज को कॉज कर रहा है, rather than just looking at associations, just looking at correlation। क्योंकि कोरिलेशन तो मैं अपनी मर्जी से किन्हीं भी दो रैंडम किसी भी दो वेरिएबल के बीच में निकाल सकती हूँ, बट उसका मतलब चीजों को कॉज करना नहीं होता। ठीक है? यस। ऑलराइट, ठीक है। So guys, these were the concepts that you needed to do. Now we are left to do some practice. लेकिन हाँ,
you are ready with all the concepts that you need to attempt your section 5.2. So you should be fine and good to go with whatever questions come your way. ठीक है, चलो तो अब जो है हम क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, ठीक है ना। सो लेट्स डू वन प्रॉब्लम। अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड। तो कोर्स हमारा पूरा हो चुका है कॉन्सेप्चुअली, थोड़े से और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो जी, ओके लेट्स सी व्हाट इज दिस। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 3, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई दोनों क्या दे दिया है 2, एंड देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, चलो बताओ फिर कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला। expected value of x comma y mm, minus expected value of x into expected value of y. राइट, तो मुझे सारी चीजें दी हुई हैं, तो क्या हो गया 3 माइनस 2 टाइम्स 2, तो क्या हो गया -1। ठीक है, कोवेरियंस क्या हो गई -1। ठीक है, क्लियर है ये। Yes, ma'am. Okay ji, very nice. Let's move on to the next part. What is the next part saying? What is the covariance between u and v where u is this and v is this? तो ये क्या सिचुएशन है, आपको कोवेरियंस निकालनी है किसके बीच में, u कॉमा v के बीच में, जहां पे u क्या है 3x + 1 और v क्या है 3 माइनस 5/3y, राइट। ठीक है, Yes. अच्छा जी, तो हमने क्या पढ़ा था कि कोवेरियंस अगर ax + b एंड cy + d के बीच में निकालनी हो तो वो क्या होगी, मैम AC मल्टीप्लाइड बाय कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y. x, y, यही होगा फॉर्मूला, Yes. राइट। तो क्या मेरे u और v इस फॉर्मेट के हैं, u क्या है 3 टाइम्स x + 1 है ना, v क्या है -5/3y + 3, तो क्या ये इस फॉर्मेट के हैं, Yes. है ना। Yes, ma'am. और मेरी a वैल्यू क्या है 3 c वैल्यू क्या है -5/3. -5/3, तो मेरी कोवेरियंस क्या हो जाएगी 3 टाइम्स -5/3 मल्टीप्लाइड बाय कोवेरियंस ऑफ x एंड y, और x और y का क्या कोवेरियंस है -1, राइट। Yes, ma'am. तो मेरी कोवेरियंस कितनी हो गई u और v के बीच में, 5. तो 5. ठीक है, कर लेंगे, Yes, ma'am. Yes. वेरी नाइस। तो ये हो गया पार्ट बी, ठीक है जी। और व्हाट अबाउट पार्ट सी, पार्ट सी क्या बोल रहा है, हाउ इज कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई रिलेटेड टू कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी। तो जो कोरिलेशन है एक्स और वाई के बीच में और कोरिलेशन ऑफ यू और वी, ये आपस में किस तरीके से लिंक्ड है ये आपको बताना है, राइट। तो u क्या है ax + b, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो ax + b, और ये क्या है cy + d, राइट। तो ये कोरिलेशन और ये कोरिलेशन के बीच में क्या कनेक्शन होता है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ x, y इफ ac is greater than 0 Yes, ma'am. and it is equals to negative of this if ac is less than 0. और मैम ये कोवेरियंस यूवी लिखा है या कोरिलेशन ओके मैम इसके नीचे. ओके. है ना।
ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, ए टाइम्स सी क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? नेगेटिव ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यस दिस इज फाइन। यस बस यही करना था, हो गया। तो एक बार हमने वो करके देख लिया, अब हम मतलब कभी भी कर सकते हैं, और अगर ये बोल दें कि इसको इलैबोरेट करो तो वो हम इलैबोरेट भी कर सकते हैं, राइट? जैसे वो सब डिराइव किया ABCD के साथ, अब ये सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर कोई बोले इसको इलैबोरेट करो तो, है ना, कोई बोले प्रूव करो इसको, डोंट जस्ट यूज द फॉर्मूला, तो यू कैन डू दैट, यस यस मैम। है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अभी। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज सेइंग द फॉलोइंग कि if the joint probability distribution of x and y is given by this, ये इनका joint probability distribution है, show that their covariance is 0 even though the two random variables are not independent। हमने जो रूल पढ़ा है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट होते हैं तो मतलब कोरिलेशन 0 होती है, राइट? यस मैम। बट अगर कोरिलेशन 0 होती है या कोवेरियंस 0 होती है, दैट डजंट इंप्लाई दैट दे आर इंडिपेंडेंट। यस मैम तो एग्जैक्टली सेम चीज वो हमें शो करने को बोल रहे हैं कि भाई अगर दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि उनकी कोरिलेशन 0 होती है, और अगर कोरिलेशन 0 है तो कोवेरियंस भी 0 ही है, क्योंकि कोरिलेशन 0 है तो कोवेरियंस को भी 0 होना पड़ेगा ना, राइट? यस अगर ये चीज 0 है तो इसको भी 0 ही होना पड़ेगा, है ना? ठीक है, यस तो हमें क्या शो करना है कि भाई कोवेरियंस तो 0 है लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके लिए क्या शो करना होता है? मैम उनका ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं आना चाहिए। कि इक्वल आएगा हर पॉसिबल पेयर के लिए तो इंडिपेंडेंट होगा, राइट? यस और अगर यस एक और अगर एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया जहां उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं हुई तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, राइट? यस तो ये निकालने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकालेंगे और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालेंगे, राइट? यस तो y की वैल्यू 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन तीनों को ऐड कर देंगे, यस तो ये कितना हो जाएगा 2/3, यस मैम। ये क्या हो जाएगा 0, है ना? और ये क्या हो जाएगा 1/3। यस यस और x के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी, ये 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, यस मैम। राइट? ठीक है, तो मुझे क्या पता है कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे मान लो ये वाला पेयर ले लो, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, ये क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, राइट? यस मैम। तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये तो 1/6 है। यस इज दिस इक्वल टू 1/3 टाइम्स 1/3? नो मैम ये 1/3 और ये भी 1/3 है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है? नो दे आर नो मैम। नॉट इंडिपेंडेंट, राइट? नॉट इंडिपेंडेंट।
तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब मेरे को क्या शो करना है कि इनका क्या है, कोवेरियंस 0 है। कोवेरियंस कैसे निकलता है, कोवेरियंस कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टाइम्स y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ऐसे ही करेंगे, यस राइट? मैम। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे, x को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस राइट? तो x की वैल्यू -1 कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ आती है, 1/3। यस 0 कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ आती है, 1/3। एंड 1 कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ आती है, 1/3, राइट? तो यही यस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होगी। ये क्या आ जाएगा, 0, है कि नहीं, है ना? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो 0 आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 0 आ गई, तो क्या मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालने की जरूरत है, नो मैम। क्योंकि ये तो पूरा गायब हो जाएगा। यस तो मैं अगली चीज ये निकाल लेती हूँ, है ना? यस तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टाइम्स y, ये क्या होगा, अलग अलग ये एक्स वाई क्या क्या प्रोडक्ट ले रहा है वो, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ, राइट? यस अच्छा जी, तो ये जो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं ये क्या क्या आ रही हैं वो एक बार ही बस लिख देते हैं। 1/6, 1/3, 1/6, 0, 0, 0, 1/6, 0 एंड 1/6, राइट? और ये अलग अलग केस में x टाइम्स y क्या आएगा, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1, यस है ना? और इधर क्या आएगा, 0, यस और इधर क्या आएगा, -1। यस क्या आया, 1, 0, -1, राइट? 1, 0, -1, राइट? अब यहाँ पे ये कुछ भी हो, यहाँ पे ये 0 है तो ये सारे प्रोडक्ट 0 ही आएंगे, यस मैम। 0 टाइम्स -1 इज 0, 0 टाइम्स 0 इज 0, 0 टाइम्स 1 इज ऑल्सो 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0, 0, 0, राइट? यस मैम। एंड व्हाट अबाउट दिस नाउ, 1 और -1, -1, यस मैम। तो -1, 0 एंड 1, राइट? तो इधर क्या आ जाएगा, -1, 0, 1, राइट? ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है कि नहीं? तो ये क्या आ गया यहाँ पे मेरा, 1/6, ये कितना आ गया, -1/6, ये दोनों कैंसिल हो गए, यस मैम। 0 आएगा पूरा। और ये भी 0 है, और ये -1/6 है, और ये +1/6 है, सब कैंसिल हो गया। यस यस मैम। तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, 0। यस मेरी कोवेरियंस ऑफ x, y क्या हो गई, 0 - 0 विच इज 0, राइट? और मैम ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई कैसे निकाली, वो कैलकुलेशन समझ नहीं आई उस चार्ट को देखकर। ये कैसे करेंगे, x टाइम्स y प्रोबेबिलिटी ऑफ x, y समेशन x, या y समेशन x, ऐसे ही करेंगे ना? यस मैम। तो हम अलग अलग प्रोडक्ट निकाल रहे थे और उसके बाद यस प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे, यस यही कर रहे थे। यस मैम। ये समझ आया कैसे किया? और मैम एक बार वो चार्ट में आप समझा सकते। बिल्कुल समझा सकते हैं। ये क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। यस मैम। और जब x -1 होगा, y -1 होगा, तो x टाइम्स y कितना होगा, 1। 1। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 टाइम्स 1/6, यस मैम आप समझ आ गया। ठीक है? सिमिलरली 1/3, इनको प्रोडक्ट करोगे तो 0। यस मैम। तो आप क्या कर रहे हो, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो बेसिकली एक्चुअली क्या हो रहा है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यस
this multiplied by this multiplied by this, ओके मैम। this ऐसे चल रहा है, ठीक है। यस मैम। तो हमने क्या शो कर दिया, ये इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन कोवेरिएंस इसका 0 है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि कोवेरिएंस 0 का मतलब इंडिपेंडेंस नहीं होता, इंडिपेंडेंस का मतलब कोवेरिएंस 0 होता है, ठीक है। यस कर लेंगे इसको, यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। So guys, try the problems now. Conceptually, you will be able to do everything. ठीक है ना? तो now it's time for us to do more and more practice. तो जो अगली क्लास होगी उसको डाउट क्लास कम क्वेश्चंस क्लास रखेंगे, ठीक है। So yeah, I think that's it from my side for today, and I'll see you guys on Tuesday unless we keep some class. Do you want to keep a doubt class? Doubts हैं किसी के? Not for today. Like, has anybody collected doubts so far? वो मैम अभी तो नहीं है, कुछ सॉल्व करना बाकी है तो उसमें निकल सकता। चलो नो वरीज, ठीक है। अभी नहीं है तो एक काम करेंगे, हम लोग जो है संडे को एक डाउट क्लास रख लेते हैं, नॉट फॉर सैट्स, फॉर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के आई रिमेम्बर कुछ चीजें पेंडिंग थी, राइट। आई थिंक उमंग के क्वेश्चंस पेंडिंग थे, वो तो मुझे याद है, ठीक है। लेट्स डू मॉर्निंग क्लास, आई थिंक 11 to 12, let's keep the maths class. I will post it on the group, ठीक है। All right. Okay, guys. Thank you. Course almost. If there is anything from the Hog book which is pending, I will see, and वो कराना होगा तो I will do that, ठीक है। बाकी overall we are done with the course, and now it's on us to do as much practice as we can, ठीक है। चलो, okay. All right. Thank you. Thank you, guys. Take care. Bye bye. Thank you. थैंक यू मैम।